जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत का जिस तरीके से बाज़ार बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, अमन चुग साहब, उसको लेकर कहीं न कहीं कई ऐसे देश हैं जो शायद उनको ये बात पूरी तरीके से पच नहीं रही है, वो देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे जो मार्केट्स हैं, हमारे मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हिट जॉब जिसको कहा जाता है, हिट जॉब की तरह से ये बार-बार सामने आती है? बिल्कुल जी, नमस्कार है, जय हिंद है। देखिए, पहले हम इसको ग्लोबल फ्लो से समझते हैं। पूरा ग्लोबल फ्लो हिंदुस्तान में एफडीआई लेकर आ रहा है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे पास। पूरा वर्ल्ड में एक तरह से जो मार्केट्स हैं, हमारी $5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गई है। पर हमें ये समझना जरूरी है कि जब से मोदी साहब रशिया गए हैं एक इंपॉर्टेंट डेट को, वहीं से ये सारा खेल रचा जा रहा है। चाहे बांग्लादेश में एक तरह से टेंशन क्रिएट करना, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और अब ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे बड़ा क्लियर लफ्जों में यह भी समझना जरूरी है कि यूएस हमेशा ये चाहता है कि जब भी उसकी कंपनीज की वैल्यूएशन में गिरावट आने की संभावना हो, तो जो फंड्स फ्लो हैं वो किसी और देश की तरफ ना जाएं, रेदर वो फंड्स फ्लो उसी की देश की तरफ अट्रैक्ट। एंड उसको पता लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से जो उसके टॉप 10 कंपनीज हैं, एप्पल है, अल्फाबेट है, या लेट से मेटा है, ये सारी कंपनीज बाय बैक करके अपने शेयर की वैल्यूएशन को फ्लोट कर रही हैं। इनफैक्ट 24-25 के ईयर के लिए $1 ट्रिलियन का बायबैक का टारगेट है, तभी वो स्टैंडर्ड पुअर के 500 को अफलोट कर पाएंगे। अदरवाइज उनको ये पता है कि इतना इंस्टेबिलिटी है उनकी मार्केट्स में, तो उस मार्केट्स की इंस्टेबिलिटी के कारण वो चाहते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन में, जहां पे हिंदुस्तान की वैल्यूएशन बेटर दिखेगी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर भी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट इक्विटी वैल्यूएशन के ऊपर भी, तो जी। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फंड्स फ्लो वहां से फिर दोबारा हिंदुस्तान की तरफ मूव कर जाए। तो इसलिए ऐसी तरह की रिपोर्ट्स जानबूझ के उनकी एजेंसीज देती हैं, फिर बाद में यूएस गवर्नमेंट जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट कहती है कि नहीं नहीं, ये रिपोर्ट गलत थी। जैसे पिछली बार भी उन्होंने हिंदरबर्ग के अदानी के ऊपर एलिगेशन किया था, और उनको पता था कि रिस्पॉन्स बैक जब हमने मांगा तो उनके पास कुछ था नहीं। आज उन्होंने एक तरह से सेबी के ऊपर ही डायरेक्टली आरोप कर दिया, तो इसलिए कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं दिखता। एंड अगर मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूं, पिछले 5-7 दिनों पहले इनफैक्ट जैपनीज इकोनॉमी ने भी, बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। लॉजिकली सोचिए, जापान ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो सारा का सारा जो पैसा था, जो जैपनीज येन में बोरो होके यूएस डॉलर में इन्वेस्ट होता था, यानी कि यूएस के जो बॉन्ड कागज, जो ट्रेजरीज में फाइनेंसिंग होती थी, वो एकदम से रिवर्सल हो गई, जिसके कारण यूएस मार्केट भी क्रैश करी हम्म। एंड वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में वॉलेटिलिटी दिखी। यानी कि इसका मतलब ये, जैसी जापान ने थोड़ी आंख दिखाई तो यूएस को लगा यार मैं तो हिल जाऊंगा, ठीक है। एंड इसलिए वो सेम चीज उसको यहाँ पे एशियन जायंट के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर करने का मौका दिख रहा है। ठीक है। मैं संदीप घोष आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो अपने स्टेटमेंट में भी उन्होंने बात कही, हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले, सेबी से जुड़ने से पहले 2 साल पहले आईआईएफएल में उन्होंने ये निवेश किया था। अब ये कोई इस तरह का तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति एज अ सिटीजन, एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ बिजनेस पर्सन, अगर वो कुछ निवेश करता है तो वो 2 साल 3 साल आगे सोच के तो नहीं कर सकता कि मैंने अगर आज इसमें निवेश किया है तो परसों अगर मुझे कोई सरकारी या रेगुलेटर की इस तरह की नौकरी मिलेगी तो ये एक सोची समझी साजिश तो हो नहीं सकती। आपको लगता है इससे